चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करना है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखो पहले हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे तो उस समय भी तुमको एक छोटा सा स्टोरी समझाए थे कि लाइट का वेव नेचर कब हम लोग को दिखता है। तो वैसे ही छोटा सा यहाँ पर भी वही सेम डिस्कशन है। यहाँ पर देखो 1617 में न्यूटन के हिसाब से जो लाइट कैसा था, पार्टिकल था। देखो यहाँ पर ये सब क्यों समझा रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हारा जो ये चैप्टर है उसका नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन समझती हो? रेडिएशन हम बोल रहे हैं जो ट्रैवल करके आता है, दूर दूर से जो रेडिएशन आता है उसको रेडिएशंस बोल रहे हैं, ऐसे ये जो आता है। और मैटर यानी कि मैटर में तो सब होता है ना, मैटर में तुम्हारा पार्टिकल्स होता है ना। मैटर किससे बना होता है, बोलो खुशबू, ये शिखा तुम बताओ, मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? हाँ, टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन करता है एक साथ, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम? बहुत सारा पार्टिकल एक साथ कंबाइन करता है तब मैटर बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब जो हम लोग के अराउंड मैटर है उसमें जो लाइट है। अच्छा, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? लाइट के बारे। किसके बारे बोल रहे हैं? लाइट के बारे। लाइट होता है ना नेचर में, लाइट तो हर तरफ है ना नेचर में। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो लाइट हमको दिख रहा है सामने, इस लाइट का दो नेचर है। ये लाइट कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, कभी ऐसे वेव के जैसा। तो उसी के ऊपर यहाँ पर पूरा कहानी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तुमको हम यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन जो बता रहे हैं ना, वही पूरा चैप्टर ही है। पूरा जो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। और उसी के ऊपर फिर हम लोग को कुछ कुछ फेनोमेना पढ़ना है, डिफिनेशन भी आता है इससे, और ग्राफ भी बनाने बोलता है। बहुत सारा ग्राफ्स भी है इसमें। चैप्टर में क्या है पहले वो बता, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी आता है इस चैप्टर से, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन एकदम सिलेक्टेड कि हाँ यही आएगा। क्या बोल रही हो, बोलो बोलो। हाँ 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 उसमें तो मैंने ये आंसर लिखा था कि अगर स्टिफनेस को इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ मैंने आंसर भी सर्च किया था। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि शार्पनेस घट जाएगा फ्रिंजेस का, तो यानी कि सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कम हो जाएगा। सही है, गलत थोड़ी है वो। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में ये लिखोगे कि ज़्यादा वो उधर मतलब शैडो रीजन में ज़्यादा इंटर करेगा, और दूसरा बात ये है कि फ्रिंजेस थोड़ा डिसअपियर होने लगेगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट स्पॉट छोटा बनेगा। सही तो है। अब वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला न्यूटन क्या बोला ना, न्यूटन का कहानी सुनना। न्यूटन ये बोला था कि लाइट एक पार्टिकल था, और ये उस चीज़ को प्रूफ भी किया न्यूटन। सर प्रूफ कैसे किया? प्रूफ ऐसे किया कि ये रिफ्लेक्शन करके दिखाया है ना, लाइट एक रे है, ऐसा बोलता था न्यूटन एकदम क्लियरली कि यहाँ पर मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट आए तो ऐसे टकरा के जाएगा, और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया था ये, ठीक है। तो भाई पार्टिकल तो सब मान रहा था, लेकिन न्यूटन का बात को मतलब कोई गलत भी नहीं बोल सकता था, एकदम पक्का तौर पे एकदम नहीं बोलता था कि लाइट एक पार्टिकल है, उसके अलावा लाइट का कोई बिहेवियर नहीं। फिर देखो जो हाइजीन्स था उसके बारे में तुम पूरा वेव ऑप्टिक्स में वही पढ़ी हो कि जो लाइट होता है वो एक वेव होता है। तो वेव होता है तो इसको ये कैसे प्रूफ किया, उसके लिए क्या शो किया था हम लोग को, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस प्रूफ किया था। उसके बाद क्या, बोलो नाम बोलो, डिफ्रैक्शन। उसके बाद फिर डिफ्रैक्शन के बाद पोलराइजेशन। तो ये सारा फिनोमेना को वो प्रूफ करके दिखाया। कौन कौन कौन? हाइजीन्स। तब भी आदमी लोग को उतना भरोसा नहीं हुआ उसकी बात पे। ये जो हाइजीन्स है ये बोल रहा था कि लाइट एक क्या है, लेकिन देखो एक गजब चीज बोल दिया था ना हाइजीन्स, कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल समझती हो? मैकेनिकल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल की जगह तुम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है सर, पहली बार हम सुन रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है जिसको चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए, जिसको चलने के लिए किसी का क्या चाहिए, सहारा, हाथ पकड़ के जो साथ में चले, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको हमेशा सहारा चाहिए किसी का। तो सब हाइजीन से पूछा कि किसका सहारा चाहिए, तो ये हाइजीन्स बोला कि ईथर का। तुम लोग को बताया ये बहुत बार हम, ईथर मीडियम का। ईथर एक मीडियम है जो कि यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है। तो लाइट हमेशा ईथर का सहारा लेके और यहाँ आता है। जैसे सूरज से रोशनी यहाँ अर्थ तक पहुँच रहा है तो किसके हेल्प से पहुँच रहा है, तो ईथर से ट्रैवल करके आ रहा है। समझ रहा है दोस्त? जैसे सूरज है और ये अर्थ है, तो सूरज से अर्थ तक यहाँ लाइट कैसे पहुंचा, ईथर के थ्रू। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ईथर जैसे कोई चीज़ है जो लाइट को हेल्प कर रहा है आने के लिए। क्यों ऐसा इमेजिन करना पड़ रहा है? क्योंकि लाइट को हम क्या मान रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर लाइट को हम लोग ट्रांसवर्स वेव मानते हैं ना, तब ये सोचते कि लाइट को किसी का सहारा का जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स मतलब सहारा का जरूरत नहीं है, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब सहारा का जरूरत है चलने के लिए। जैसे साउंड जो अभी जब हम बोल रहे हैं, तो साउंड के चलने के लिए किसी का सहारा का जरूरत है, किसका, एयर का। और वही तुम स्पेस में जाके बोलो तो कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा स्पेस में? क्योंकि वहाँ पर स्पेस तो खाली है ना भाई, इसलिए तो उसको स्पेस बोल रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी है, वहाँ पर एयर नहीं, कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई देता है।
उन लोग का तो स्पेशल भाई सेटअप रहता है ना। चलो अब सुनो, वापस आओ। तो यहाँ पर देखो हाइजीन्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तब भी इसका बात में कोई बिलीव नहीं कर रहा था हाइजीन्स का, बहुत कुछ। ये तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ करके दिखाया, वेव फ्रंट के बारे में समझाया, वेवलेट के बारे में समझाया, इतना डिस्कस समझाया डिटेल में, तब भी कोई मानने को उतना क्लियरली तैयार नहीं था। और इसका, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। सर इसमें पोलराइजेशन कैसे होगा, वेव नेचर है तो? पोलराइजेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हुआ था। पोलराइजेशन तभी एक्सप्लेन होगा जब लाइट को हम लोग ये मानेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव मानेंगे, तब पोलराइजेशन एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कोशिश किया था इसको एक्सप्लेन करने का, लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मान करके। हालांकि ये प्रूव नहीं कर पाया था कंप्लीटली हाइजीन्स इस बात को, पोलराइजेशन को वो प्रूव नहीं कर पाया था हाइजीन्स क्लियरली। तो पोलराइजेशन तब प्रूव हुआ ना जब लाइट को हम लोग ट्रांसवर्स माने बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना ठीक है, गलत नहीं है लिखना कि पोलराइजेशन भी प्रूव हो गया है ना, 100% गलत नहीं है। लेकिन हाँ, पोलराइजेशन तभी प्रूव होगा 100% जब हम लोग लाइट को ट्रांसवर्स मानेंगे। अब तुम्हारे सिलेबस में पोलराइजेशन है ही नहीं, तुम्हारे सिलेबस में क्या पहले से बहुत टाइम से नहीं है, एनसीईआरटी से पोलराइजेशन एनसीईआरटी में है बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए पोलराइजेशन फिर रह जाता है फिर, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखो, समझी कि नहीं समझी मेरा बात। पोलराइजेशन पे भी वो ट्राई मारा था, पोलराइजेशन को भी प्रूफ करने की कोशिश किया था हाइजीन्स, ऐसा नहीं कि पोलराइजेशन को नहीं किया था कुछ, उसको भी कोशिश किया था प्रूफ करने का, लेकिन वो भी एकदम पूरे पक्के तौर पे पूरा प्रूव नहीं हो पाया था। फिर लाइट को हम लोग ट्रांसवर्स मानेंगे तभी वो प्रूव होगा, आई मीन ट्रांसवर्स वेव मानेंगे तभी ट्रांजिशन ये पोलराइजेशन प्रूफ होगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल क्लियरली ये बोला कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ये बोला कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट ट्रांसवर्स का मतलब क्या कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके बनता है लाइट, है ना। पहले क्या मान रहा था ये पार्टिकल, ये क्या मान रहा है वेव। अब मैक्सवेल के हिसाब से लाइट फिर से क्या है, वेव है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ वेव नहीं बोला, ये क्या बोला, ट्रांसवर्स वेव। मतलब लाइट को चलने के लिए किसी का सहारा का जरूरत नहीं है। ये बात कौन बोला, मैक्सवेल। लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में भी, कहीं ईथर जैसा कोई चीज़ है ही नहीं है। ये बोला मैक्सवेल कि जैसे आप बोल रहे हैं, कौन बोला ये, हाइजीन्स की ईथर जैसा कोई चीज़ है। मैक्सवेल बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत बोल रहे हैं भाई आप, बिल्कुल गलत है, ईथर जैसा कुछ है ही नहीं। और लाइट तो ट्रांसवर्स वेव है। तो फिर क्या हुआ ना कि बहुत टाइम, देखो यहाँ पर ना ये 18th सेंचुरी में बताया था, ये कौन मैक्सवेल जो ये बताया अपना थ्योरी, ये 18th सेंचुरी में बताया था। तो इसका बात में सबको भरोसा भी हो गया। न्यूटन निपट चुका था ना, इसका कहाँ 16th सेंचुरी कहाँ और इसका कहाँ 18th सेंचुरी। तो इसलिए मैक्सवेल का बात में सब कोई बिलीव करने लगा कि नहीं सही बोल रहा होगा न्यूटन भाई, ये मतलब उसका भी बात सही है न्यूटन का, लेकिन पार्टिकल बोलना ये सही नहीं है ना। तो उसका सब बात में मैक्सवेल का सब बात में भरोसा करने लगा। फिर एक आया मेरा दोस्त मैक्स प्लैंक आया कौन सा सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। मैक्स प्लैंक क्या बोलता है कि लाइट एक पार्टिकल है। लो फिर से घूम के वहीं आ गया। और इसके हिसाब से कि न्यूटन एकदम 100% क्या बोल रहा था, सही बोल रहा था। स्टार्टिंग में देखो न्यूटन बोला पार्टिकल, फिर घूम के वापस कहाँ आ गया, पार्टिकल पे। तो इसको सब बोला कि प्रूफ कीजिए कैसे पार्टिकल है। तो ये देखो, ये बोला कि लाइट जो होता है ना, जब ऐसे लाइट आता, सुनना ये मेरे ध्यान से, लाइट ऐसे आता है ना, तो लाइट में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, छोटा छोटा पैकेट्स होता है, एनर्जी पैकेट्स। लाइट में छोटा छोटा एनर्जी पैकेट्स होता है, जिसको हम लोग ऐसे पैकेट ऐसे बना सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा है फोटोन। लाइट एक एनर्जी, लाइट के अंदर एनर्जी पैकेट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। लाइट में फोटोन होता है। और देखो ये एक और चीज़ प्रूफ किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तुम 11th में पढ़ता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब कि ब्लैक बॉडी, छोड़ो इसको, हाँ बस इतना याद रखो कि ये लाइट के बारे में बोला, क्या बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल है तो कैसे है पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फोटोन है, छोटा छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फोटोन है। तो लाइट को वो क्या बोल रहा है, मैक्स प्लैंक लाइट को क्या बोल रहा है, पार्टिकल। ये कब बताया, 19th सेंचुरी में। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर रुका नहीं, ये एक फॉर्मूला भी दिया, देखो ये E इज इक्वल्स टू HF। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर E का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, E का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये जो तुमको दिख रहा है F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और ये H का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट। देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था, मैक्स प्लैंक, तो अपने नाम पे एक कांस्टेंट वो दिया है H, जिसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। H का मतलब है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी होता है, वैल्यू के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। 6.626 इंटू 10⁻⁻³ होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका वैल्यू के बारे में। देखो आगे समझो, मैक्स प्लैंक क्या बोल रहा है कि लाइट एक पार्टिकल है, ठीक। अब यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी कहानी स्टोरी अभी बाकी है, सुनना ध्यान से। अभी तो कहानी शुरू हुआ है। अब भाई 5वां पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब मेरा दोस्त लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में आया खतरनाक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली।
डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली बस एक ही बात बोला कि तुम लोग भाई इतना क्यों मार काट कर रहा है। डी ब्रॉगली बस एक ही बात बोला कि इतना टेंशन क्या लेना है, लाइट ना पार्टिकल है, लाइट ना वेव है, लाइट का बस नेचर बदल रहा है, लाइट अपना नेचर बार बार चेंज कर रहा है, इसलिए नाम है चैप्टर का डुअल नेचर। क्या मतलब है इसका, डुअल नेचर, जैसे बोलते हैं ना, अरे दोगला, डुअल नेचर सुना है कि नहीं, दोगला किसको बोलता है, दोगला है जो दो तरफा होता है। हाँ, दो तरफा होता है, मतलब जैसे तुम्हारे सामने ये, जैसे मान लो कि कोई ये तुम्हारा दोस्त है मान लो, ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त जो जो ये तुम्हारे सामने कैसे बिहेव करता है, अरे कैसा है, अरे ऐसे पूरा एकदम खतरनाक करता है, और भाई उसके वहाँ पर उसके पापा आ जाए सामने, मेरे सामने मेरे जैसा, अगला उसके सामने अगला जैसा, अगला अलग अलग बिहेवियर दिख रहा है। तो अलग अलग बिहेवियर तुम्हारा दोस्त को कैसे चेंज हो रहा है, हैं? डुअल नेचर। तुम्हारा दोस्त का जो बिहेवियर है वो चेंज कर रहा है, किसके हिसाब से, आदमी के हिसाब से, जो आदमी है उसके हिसाब से वो अपना बिहेवियर दिखा रहा है। हाँ, एक और चीज़, कोई लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा है तो एकदम पूरा एकदम बात करेगा, अरे हम तो ऐसे, अरे हम तो वैसे, अपना जितना खराबी है सब बताएगा। वही कोई लड़की आ जाए सामने, उसके बाद तो बाल वाल ऐसे सेट, समझ रहा है ना, मतलब कि सामने कौन खड़ा है उसके हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है ना, सामने कौन आदमी है उसके हिसाब से नेचर चेंज हो रहा है। तो यही बात कौन बोला था, डी ब्रॉगली, कि लाइट ना पार्टिकल है, लाइट ना वेव है, लाइट दोनों में से कुछ नहीं है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या बोला, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इंसान के हिसाब से चेंज करता है अपने नेचर को, मतलब डिपेंड करता है कि वहां पर कौन आदमी, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है। अगर सुनना, अब मेरा ये लाइन सुनना, अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरे पास जो लाइट पहुंच रहा है वो किस फॉर्म में पहुंच रहा है, रे के फॉर्म में, यानी न्यूटन वाला बात, रे के फॉर्म में पहुंच रहा है ये लाइट। अगर यहां पर एक छोटू सा होल कर दे तो YDSC हो जाएगा, छोटू सा एक होल कर देंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और लाइट किसके साथ बिहेव करेगा, लाइट किसके साथ बिहेव करेगा, वेव के जैसा। किसके साथ बिहेव करेगा, वेव के जैसा। अगर हम क्या करें अगर हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन ले आए, इलेक्ट्रॉन समझता है, इलेक्ट्रॉन समझती है खुशबू, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, हैं? इतना छोटा सा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी देखी हो जीवन में, कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देखा ना, कोई साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन देखा है, बस माना जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज़ होता है, एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए किसके सामने, लाइट के सामने, लाइट जैसे इधर से आ रहा है और उसके सामने इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब लाइट किसके साथ बिहेव करेगा, जैसे मान लो देखो ये लाइट आ रहा है, लाइट देखा, अच्छा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तब ये लाइट किसके साथ बिहेव करेगा, पार्टिकल के जैसा, यानी कि किसके जैसा, फोटोन के जैसा। मतलब इसमें क्या निकलने लगेगा लाइट से, पैकेट्स बन जाएगा लाइट का। लेकिन अगर वही तुम क्या करता है, एक आदमी को ऐसे खड़ा कर देता है तो लाइट क्या बन जाएगा, रे। ऐसा लगेगा कि लाइट ऐसे आया, टकरा के वापस चल गया। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, पैकेट। और कभी कभी जो हम लोग पढ़े थे YDSC जो पढ़े थे, उसमें लाइट क्या हो रहा था, ऐसे चल रहा था वेव के जैसा, क्या स्क्रीन पर फ्रिंजेस बना रहा था। तो लाइट का नेचर चेंज करता है, डिपेंड करता है कि उसके सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटू सा इलेक्ट्रॉन है कि एक ह्यूमन बीन है या फिर एक छोटा सा होल है। होल रहेगा तो YDSC, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, फोटोन बोलते हैं सॉरी, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के जैसा और कौन होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो उसको भी देख के लाइट अपना नेचर किसके साथ दिखाएगा बोलो तुम। अगर फोटोन रख देंगे तो किसके साथ लाइट दिखाएगा नेचर, ये सब लिखा हुआ है, पार्टिकल के जैसा। अगर फोटोन रहेगा तो फोटोन तो एक छोटू सा पार्टिकल है, तो उस वक्त लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये सब का बात सही है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ गलत है, देखो ये बात गलत है कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा ना लाइट, ये तो बात गलत है ना। अरे ये बात तो गलत है ना भैया, लाइट तो ट्रांसवर्स होगा ना, लाइट को किसी का सहारा थोड़ी चाहिए चलने के लिए, और सहारा ले भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं ना, इथर जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। तो यानी कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा कहानी हुआ तुम्हारा कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मतलब कि मैटर में दो नेचर होता है हमेशा, और लाइट भी तो नेचर से ही है, नेचुरल चीज़ है ना, तो इसलिए उसका दो नेचर है, डिपेंड कर। तुम्हारा दोस्त भी तो नेचुरल है, तुम्हारा दोस्त भी तो नेचुरल, लड़की के सामने कुछ और, तुम्हारे सामने कुछ और, पापा के सामने कुछ और, मम्मी के सामने कुछ और, क्या है कि नहीं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये देखो अच्छा डी ब्रॉगली के बारे तो बता ही नहीं भाई, अभी डी ब्रॉगली के बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक फॉर्मूला दिया है, ये सिंपल फॉर्मूला दिया है ये तो मतलब कि आधा चैप्टर डी ब्रॉगली के ऊपर है, आधा जो चैप्टर बचा वो डी ब्रॉगली के ऊपर पूरा।